हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप, दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू BLA.in। तो गाइज़, यहाँ पर जो हम सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जहाँ पर हम मैथ्स का डिस्कशन कर रहे थे, तो ये हमारा लास्ट पेपर बचता है 2012 का। इसके पहले के हम सारे पेपर जो भी 8 पेपर्स थे हम वो डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट पेपर है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसको डिस्कस करके फिनिश करते हैं और कंप्लीट करते हैं अपनी सीरीज़। तो देखते हैं 2012 में किस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो आए हुए हैं। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए, वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ये हमारा जो क्वेश्चन है ये गाइस 2011 है। जो पेपर मैंने कराया था उसमें एक जो क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, तो मैं यहाँ पर आपको फिर से बता दे रही कि यहाँ पर हमको डिनोमिनेटर है उसको सेम करना है। ठीक है, क्वेश्चन था 1/5, 3/7, 7/10 एंड 2/3। तो उसको हम सेम कैसे करते हैं, इनका हम LCM लेते हैं। तो LCM वहाँ पर मैंने कुछ और बताया था, लेकिन यहाँ पर वो 5 और 10 में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। तो LCM इसका आएगा 210, ठीक है, 210। तो यहाँ पर अपन करते क्या है कि ये जो भी हमारा फ्रैक्शन होता है, जैसे ये 1/5 है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं 1/5 और जो हमारा LCM आता है उससे जो ये डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड करते हैं। तो 210 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 42। बेसिकली यहाँ पर मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मतलब डाउन, डाउन मतलब नीचे वाला, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो उसको अपने को करना क्या होता है, उसको अपने को सेम करना होता है, वैल्यू अपने को सेम करनी है। ठीक है, तो वो कैसे करें कि जो 210 आया उसको हमने 5 से जब डिवाइड किया तो 42 आया, तो 42 का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा रेशियो है 3/7, जो हमारा फ्रैक्शन है। तो 210 को जो 7 है उससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 30, तो ऊपर नीचे हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 10, तो हम 21 से ऊपर नीचे करेंगे, इसलिए सो दैट यहाँ पर टोटल 210 बन जाए। ठीक है, एंड यहाँ पर हम 3 से उसको करेंगे तो 70 ऊपर नीचे करेंगे। तो इससे होगा क्या कि ये आएगा 42 और 210, 90, 210, 147, 210 एंड 140, 210। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे जो डिनोमिनेटर है नीचे वो सब सेम हो गया और हमारा आंसर ये आ गया है। अब इसी में हम इंक्रीजिंग और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी हम देखते हैं कि जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम ऊपर जो न्यूमरेटर हमारे जो नंबर्स होते हैं उनके हिसाब से हम इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इसी में क्वेश्चन आ जाता कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए तो हम लगाते 147/200 सबसे बड़ा है, फिर 140/210, देन 90/210, देन 42/210। और इनके रेशियोज़ क्या है, 147 का रेशियो था 7/10 और फिर इसको रेशियोज़ में लगा देंगे। तो 140 का रेशियो क्या था 2/3, इसका 3/7 और इसका 1/5। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आपके लग गए हैं रेशियो। ठीक है, एक तो ऐसे भी कर पाते हैं और एक अपन डायरेक्टली इसको डिवाइड करके भी निकाल लेते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बढ़ते हमारे आज का जो क्वेश्चन पेपर है उसका तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 गाइस मिसिंग था, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। यहाँ पे क्वेश्चन है सॉल्व द फ्रैक्शन अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 डेसिमल्स तक इसको एक तरह से डिवाइड करना है। ठीक है, तो जो हमने कर रखा है नीचे, तो ये 7 है, ये 3 है। तो पहले जब इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, 0 पॉइंट करते हैं, तो 0 लगेगा, 4 ज़ा 28, देन द रिमाइंडर इज 20, 2 ज़ा 14, देन अगेन 6, एक पॉइंट है तो 0 एंड 8 ज़ा, क्योंकि हमें 2 डेसिमल तक था, यहाँ पर हमने 3 डेसिमल, सो दैट मैन आफ्टर राउंड ऑफ अपन कर लेंगे। ठीक है, 56 और 4, तो आंसर हमारा क्या है 0.428। यहाँ पर जहाँ पे राउंड ऑफ हुआ तो आंसर आ जाएगा आपका 0.43, 0.42 भी सही है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3। वेरी सिंपल, इट्स अ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। तो उसमें करना क्या है आपको कि ये आपको दे रखा है। ठीक है, जहाँ पर आपको पता है माइनस की जहाँ पर पावर होती है उसको अपन नीचे ले आते हैं, उस चीज़ को अपन पूरा 1 कर देते हैं, सो दैट जो उसकी पावर नेगेटिव में है वो पॉजिटिव हो जाए। आप देखिए कैसे, तो इसको हमने किया -1/2 की होल पावर 4 और इसको पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/2 की पावर 5, सो दैट इसकी जो पावर है, या तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको प्लस कर देते हैं या फिर हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, समझाने के लिए, सो दैट कि इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये 4 से यहाँ पर 4 कट जाएगा, मतलब 4 पावर है, तो मतलब ये टर्म 4 लिखे होंगे और ये 5 है, तो ऊपर नीचे 4 कट जाएंगे, बचेगा 1, तो 1/-1/2, तो आंसर आएगा हमारा -2।
तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको वैल्यू ऑफ ए फाइंड करनी है। जो क्वेश्चन है 8a इज इक्वल्स टू 35 का होल स्क्वायर माइनस 27 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको सीरियसली मतलब देख कर ही समझ में आ रहा होगा गाइज कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए की वैल्यू 35 है एंड बी की वैल्यू 27 है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 8a इज इक्वल्स टू ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये जाएगा ए प्लस बी विच इज़ 35 प्लस 27 एंड ए माइनस बी 35 माइनस 27। तो ये हो जाएगा 62, ये इंटू का साइन है इंटू 8, तो यहाँ पर 8 से 8 कट जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारी बचेगी 62। तो आपने देखा ये कितना सिंपल था। बट हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज़ 14 सेंटीमीटर, उसका एरिया अपने को निकालना है। तो रेडियस सर्किल का क्या दे रखा है 14, इसमें आपको एरिया जानना ज़रूरी है, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7, वैसे होती है 3.14 अगर हम डेसिमल में देखें, लेकिन कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम करते हैं 22/7 सो दैट हमारी जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाए। तो बस हमें फॉर्मूले में रखना है 22/7 इंटू 14 तो 7 2 से 14 कटेगा, 44 इंटू 14 विच इज़ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स का यहाँ पर ध्यान रखिए क्योंकि एरिया है तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखते हैं यहाँ पर क्या है, एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं। हमें ये प्रूव करना है कि जो एक्स माइनस वाई है वो इक्वल नहीं है वाई माइनस एक्स के, ठीक है। तो ये हमें उनको प्रूव कर बताना है। तो देखें हम इसको कैसे करते हैं। एक्स की वैल्यू है 3/5, वाई की वैल्यू है 7/9। अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, मतलब जो उस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब जो लेफ्ट में जो वैल्यू है जो कि एक्स माइनस वाई है उसको मैं सॉल्व करूँगी। इसमें हम देखेंगे 3/5 माइनस 7/9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो नीचे 45 आएगा इंटू 9 एंड इंटू 5। आई होप आपको एलसीएम लेना ईजिली आता हो। 27 माइनस 35 विच इज़ माइनस 8/45। तो ये तो आ गई LHS की वैल्यू जो कि है x माइनस वाई की। अब हम RHS की वैल्यू देखें विच इज़ y माइनस एक्स। तो अब पहले हमें 7/9 करेंगे माइनस 3/5, इसका हम एलसीएम लेंगे विच इज़ 45, ऊपर आएगा 35 माइनस 27 जो आएगा 8/45। तो गाइस ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। वो माइनस में वैल्यू है एंड ये आपकी पॉजिटिव में वैल्यू है। भले ही जो मैग्नीट्यूड या फिर जो उसकी वैल्यू है वो सेम है लेकिन साइन अलग अलग है, तो ये वैल्यू सेम नहीं मानी जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए ये प्रूव होता है कि जो LHS है वो दिस इज डज नॉट इक्वल टू RHS। आपको इस तरह से लिख के बताना पड़ेगा कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS एंड x माइनस वाई डज नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स। तो ये आपका प्रूव हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा गाइज। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है अगर x प्लस 1/x 5 है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं कि हम इस वाले क्वेश्चन को किस तरह से टैकल कर सकते हैं। तो आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि हर जगह वैल्यू पॉजिटिव है, तो क्यों ना आप a प्लस बी का होल स्क्वायर हम निकालेंगे। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के लिए हम करेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें वैल्यू ये दे रखी है। और जब हम इसको ओपन करेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर से जब हम इस चीज़ को ओपन करेंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। इतना आपको सोचना पड़ेगा। तो इसको करते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पर x, तो x स्क्वायर, b स्क्वायर, b यहाँ पर क्या है 1/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/x, ठीक है। तो ये आ गया वैल्यू। इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 5, तो ये 5 का होल स्क्वायर हमने वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू हमें इसकी निकालनी है तो हम इसको एज इट इज़ रख देंगे। यहाँ x से x कट गया, बचा 2, ये हो गया 25। 5 का स्क्वायर होता है 25 और ये 2 उठ के यहाँ चला गया विच इज़ -2। वैल्यू हमें इसकी निकालनी थी तो यही लिखा रहने देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 23। आई होप गाइज आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दो इक्वेशंस दे रखी है, इसको हमें सॉल्व करना है। x माइनस वाई दे रखा है -6 एंड x प्लस वाई दे रखा है -18। देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लिखिए हमारी वैल्यू x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -18। तो जो हमारी इक्वेशन 1 हम इसको मान लेते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू -6 को। तो इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू या y किसी की भी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे
तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किया, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -6 और y इस तरफ पहुँच जाएगा तो ये हो जाएगा +y। अब हम यही वाली जो वैल्यू है x की उसको दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। तो दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -18। तो हमारी x की वैल्यू क्या है, -6 + y इज इक्वल्स टू -18। इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हम ऐसे इसलिए करते हैं एक्सट्रैक्ट करके, सो दैट हमें एक पर्टिकुलर जो वेरिएबल हमारा हम उसकी वैल्यू निकाल सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों जगह y हो गया, तब हम y की वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये जाएगा 2y इक्वल्स टू -18, उस तरफ जाके +6 हो जाएगा तो ये जाएगा -12। तो ये जाएगा 2y इज इक्वल्स टू -12, तो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई -6। तो अब हम ये वाली जो वैल्यू है y की वो उठा कर किसी भी एक भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमें हमारी x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -18, तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो x प्लस वाई की वैल्यू हम लिखेंगे -6 इज इक्वल्स टू -18। तो x की वैल्यू हो जाएगी -18, ये माइनस का 6 है तो उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी आ गई -12। तो इस तरह से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है, ये बहुत ईजी है और आपको अच्छे से करना है सो दैट आपका आंसर सही आए। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है जिसमें आपके पास कुछ टाइम होता है, कुछ लोग होते हैं काम करने वाले, और उसमें पूछा जाता है कि वो दोनों साथ मिलकर या अकेले कितने दिन में कितना काम कर सकते हैं। तो हमारा यही क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि A and B वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 6 days। ठीक है, अगर A और B दो लोग हैं, अगर वो साथ में किसी भी काम को करते हैं तो 6 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। अगर एक A जो है वो अकेला काम करेगा तो वही काम को वो 10 दिन में कर पाएगा क्योंकि वो अकेला है। तो उसने पूछा कि B अकेला कितने दिन में कर सकता है। तो इसका देखिए किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है A and B कैन फिनिश अ वर्क इन 6 days। तो A और B का एक दिन का काम जो होता है वो होता है 1/6 पार्ट। ठीक है, एक दिन का काम जो होता है वो होता है 1/6 पार्ट। तो A का क्या होगा, A ने 10 दिन में वो सारे काम कर पा रहा है, तो एक दिन में कितने काम कर रहा है, 1/10 काम कर रहा है वो। ठीक है, तो B का काम हम किस तरह से निकालेंगे, दोनों का ऐड करके -A का, तो अपने आप B का निकल आएगा। तो A प्लस B का कितना था, 1/6, और A का एक दिन का काम है 1/10 काम है, तो 1/6 में से हम 1/10 को माइनस कर देंगे। तो इसको एलसीएम लेंगे 60, और ऊपर आएगा 10 - 6 तो जाएगा 4/60, 2/30, तो वो जाएगा 1/15। तो ये जो B का है ये एक दिन का काम है 1/15, और टोटल कितना होगा इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 days। तो B अकेला इस काम को कितने दिन में कर पाएगा, 15 दिन में, और A कितने दिन में कर पा रहा था, 10 दिन में, और दोनों साथ मिलकर 6 दिन में कर पा रहे थे। तो इस तरह से ये प्रोसीजर होता है इस क्वेश्चन का, और ये बहुत ईजी होता है। आप इसको 1-2 बार देखिएगा, सॉल्व करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर है जिसको हम फ्रिज कहते हैं, आपके घर पर भी होगी गाइज, जो कि अवेलेबल है 13,915 रुपीज़ में इंक्लूडिंग सेल टैक्स। ठीक है, हम बाज़ार में गए फ्रिज लेने, रेफ्रिजरेटर लेना है, तो वो इतने रुपए की हमको पड़ रही है जिसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है। इफ़ द रेट ऑफ सेल टैक्स इज़ 10%, मतलब जो रेट ऑफ सेल टैक्स इसमें इंक्लूडेड है वो 10% इंक्लूडेड है इसमें। अब हमें कॉस्ट निकालनी है रेफ्रिजरेटर के विदाउट टैक्स। अभी तो ये टैक्स के साथ वाला रेट है, अब वो कह रहे हैं कि टैक्स को हटा के कितना रेट होगा। तो ज़रा हम देखते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो कॉस्ट कितनी पड़ी हमको रेफ्रिजरेटर की, जब सेल टैक्स इंक्लूडेड था तो इतनी पड़ी 13,915। अब हमें कॉस्ट निकालना है विदाउट सेल टैक्स, तो इसमें कितना परसेंट है, 10%। तो ज़रा हम 10% की वैल्यू निकाल के देखते हैं कि आखिर हमारा इसमें सेल टैक्स जो है वो है कितना इंक्लूडेड। तो 13,915 का जब हम 10% निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1391.5, मतलब 1391.5 रुपीज़ जो हैं वो सेल टैक्स हमें इतना देना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने रेट पूछा है कि इसको हटा के कितना पड़ेगा, तो बस हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे। 13,915 में से 1,391.5 को जब हम माइनस करेंगे तो बचेगा 12,523.5। ठीक है, तो ये रेट वो आया जब हमें इसमें सेल टैक्स नहीं देना पड़ रहा। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं हमारे सेक्शन बी पर, विच इज़ लॉन्ग क्वेश्चन टाइप। इसमें गाइज क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना पेपर है तो इसका जो
जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े अलग टाइप के आते थे, लेकिन अब आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आ गया आगे कभी तो आप इसको टैकल कर पाएंगे, ठीक है। वैसे अभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो होता है स्पीड एंड बोट वाला। इसमें हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें क्या है कि रिवर है, ठीक है, एक तरह से रिवर है और उसके ऊपर बोट है। बोट ट्रैवल कर रही है रिवर में, ठीक है। अब क्या है कि बोट भी अपने कुछ स्पीड से चल रही होती है। जो हमारी स्ट्रीम है, स्ट्रीम मतलब जो वाटर है वो भी हमारा फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। हम स्टिल वाटर में बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में कि वाटर भी कहीं ना कहीं चल रहा है, ठीक है, और बोट भी चल रही है। तो क्वेश्चन क्या है, बोट ट्रैवल्स 30 किलोमीटर अप अ रिवर इन द सेम टाइम। अब उसमें कह रहे हैं कि अप और डाउन का मतलब समझिए। अप का मतलब होता है कि रिवर हमारी जिस डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है उसकी ऑपोजिट को हम अप स्ट्रीम कहते हैं, और उसी के साथ जब हम फ़्लो होते हैं रिवर के साथ हमारी बोट भी फ़्लो हो रही हो तो उसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो जो हमारी बोट है वो 30 किलोमीटर ऊपर जा रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवर के, उतने ही समय में जितने के समय में वो 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है डाउन स्ट्रीम में। अब वो कह रहे हैं कि द करेंट ऑफ द वाटर इज़ 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो वाटर का करंट है, मतलब कि वाटर जो है किस रेट से फ़्लो हो रही है, जो लहरें हैं या फिर पानी भी चल रहा है तो किस उसमें चल रहा है। तो 5 किलोमीटर तक की वो दूरी तय कर रहा है 1 घंटे में, ठीक है। तो उसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। अब वो ये पूछना चाह रहा है जो हमारी बोट है उसकी जो स्पीड होगी वो स्थिर पानी में कितनी होती, ठीक है। तो अब देखें हम ज़रा इसको कैसे करते हैं। तो हमने मान लिया कि स्पीड ऑफ द बोट हमारी होगी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड जो हम डाउन स्ट्रीम लेते हैं, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि हम रिवर के साथ चल रही है हमारी बोट, जिस तरफ रिवर फ्लो हो रही है उसी तरफ हम भी फ्लो हो रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि जिस तरफ रिवर फ्लो हो रही है और उसी तरफ हमारी नाव बह रही है तो वो जल्दी बहेगी, क्योंकि हमें उसका एक जो स्पीड है वो मिल गई हमें, तो उसके साथ हम बहते चले जाएंगे। इस वजह से जो हम स्पीड है वो उसको हम ऐड करते हैं, ठीक है। x+5 जो रिवर की स्पीड है, तो ये टोटल स्पीड हो गई हमारी बोट की। और आप जब स्पीड अप स्ट्रीम जाएगी, मतलब एक तरफ रिवर जा रही है और उसके ऑपोजिट साइड हम जा रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपको मेहनत लगेगी ऊपर जाने में, ठीक है। आपको स्पीड अपनी बढ़ाने में मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस वजह से क्या होगा कि एक जो टोटल स्पीड है वो क्या होगी, हमारी कम होगी। इसलिए जो हमारी टोटल स्पीड है उसमें से हम पानी की जो होती है वो घटा देते हैं। तो आई होप आपको ये 2 चीज़ें समझ में आओगी। अब जो टाइम है, तो टाइम कितना था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 30, और उसकी स्पीड कितनी थी, रिवर की जो करंट है उसका 5, तो हो गया 6 घंटे। और दूसरा जो था वो था 50/5 जो हो गया 10 घंटे, ठीक है। तो इतना ये जो हमारा टाइम है वो लग रहा है। अब जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो किस तरह से बनेगी, हम इसको इक्वेट करेंगे सो दैट हम वैल्यू ऑफ x निकाल पाएँ, ठीक है। तो ये जो दिया है ये है टाइम इनटू स्पीड इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड। तो ये हमारा टाइम था 6 घंटे, और ये हमने जो स्पीड ली है डाउन स्ट्रीम के लिए वो है x+5 इक्वल्स टू 10, और ये जो स्पीड हमने अपवर्ड्स ली है वो है 10x-5। बस हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें वैल्यू ऑफ x मिल जाएगी। ये हो जाएगा 6x+30 = 10x-50। तो हो जाएगा 30+50 = 4x, उस तरफ चला जाएगा तो 80 = 4x, जहाँ x की वैल्यू आ गई 20 किलोमीटर पर आवर, जो कि वैल्यू है बोट की जब वो स्टिल वाटर में होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये कहीं समझ में आएगा। आप इसको ईजिली समझ लीजिए, और अगर नहीं भी तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अभी थोड़ा आउट ऑफ एक तरह से वो है, आउट क्वेश्चन है अभी के लिए, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन अभी हमको देखने को नहीं मिले हैं, पर हो भी सकता है कि आ जाएं। तो इसको हम एक बार समझ लेंगे। ये ट्रेन वाले चैप्टर से रिलेटेड है, तो उसमें क्या है काफ़ी इंटरेस्टिंग गाइस। तो उसमें क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन है 340 किलोमीटर। मान लीजिए एक नंबर है स्टेशन ए, एक है स्टेशन बी, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 340 किलोमीटर। 2 ट्रेन स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम
दीज स्टेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। अब क्या हुआ, स्टेशन ए से एक ट्रेन चालू हुई और एक स्टेशन बी से ट्रेन चलना चालू हुई, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। द स्पीड ऑफ द वन इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द अदर बाय 5 किलोमीटर पर आवर। तो उन्होंने ये कहा कि ट्रेन ए की मान लो स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा है ट्रेन बी से, ठीक है, वो 5 किलोमीटर ज़्यादा तेज़ी से चल रही है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन दैम आफ्टर 2 आवर्स इज 30 किलोमीटर, क्योंकि वो अलग अलग स्पीड से चल रही हैं तो उनके बीच में एक जल्दी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी तो एक धीमे धीमे करेगी। तो 2 घंटे के बाद जब देखा गया तो उन दोनों के बीच का, मतलब वो जल्दी आ गई और ये धीमे धीमे आ रही है, तो इनके बीच का भी जो डिफरेंस है वो 30 किलोमीटर बचा है। मतलब कि अभी इनको मिलने में, इनको एक दूसरे से क्रॉस होने में अभी 30 किलोमीटर का डिफरेंस बचा हुआ है। तो इनकी स्पीड क्या है ट्रेन की, ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग थी। अब हम निकालेंगे कि इनकी स्पीड क्या है। चलिए देखते हैं इसको। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार भी है, आपको बहुत मज़ा आएगा उसको करने में। तो हमें क्या करना है, स्पीड निकालनी है ट्रेनों की। तो पहले हमने मान लिया कि आर है पहली ट्रेन की स्पीड, और दूसरी क्योंकि उससे 5 ज़्यादा चल रही है तो r+5 हो गई दूसरी ट्रेन की स्पीड। अब हम इसकी डिस्टेंस देखते हैं कि 2 घंटे चल के इन लोगों ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। तो कितना क्या स्पीड आपको पता है, क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला निकल के आया वो होगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारी कितनी है पहली ट्रेन की आर, और डिस्टेंस उसने कितनी ट्रैवल करी, मतलब टाइम उसको कितना लगा 2 घंटे, तो उसकी डिस्टेंस कितनी उसने ट्रैवल कर ली 2 आवर। अब हम दूसरी ट्रेन की डिस्टेंस देखते हैं, 2 घंटे में उसने कितनी ट्रैवल करी, तो टाइम इनटू स्पीड हो जाएगा। तो ये कितना है कि ये स्पीड है और ये है टाइम, तो ये हो जाएगा 2r+5। तो ये हमने दोनों की निकालनी डिस्टेंस। अब हम ये देखते हैं कि दोनों ने मिला के कितना डिस्टेंस अभी तक ट्रैवल कर लिया दोनों ट्रेनों ने। तो टोटल आपको पता था कि दोनों जो स्टेशन है उनके बीच की जो दूरी कितनी है, 340 किलोमीटर है। और अभी ट्रेनों को मिलने में 30 मतलब बचा है अभी कितना, 30 किलोमीटर अभी बचा है उनके बीच में। तो अभी तक जब वो मिली नहीं है तो उन्होंने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, टोटल डिस्टेंस -30, क्योंकि अभी उन्होंने 30 ट्रैवल किया नहीं है। तो किया कितना है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा हमारा 310। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ट्रेनों ने 2-2 घंटे चल के कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, 310 किलोमीटर ट्रैवल कर ली। अभी 30 किलोमीटर और बची है, लेकिन अभी करी कितनी है 310। तो ये आ गई हमारी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय बोथ ऑफ द ट्रेन्स, ठीक है। और डिस्टेंस अभी हमने आर के टर्म्स में निकाला था, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2r। दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हम टोटल हमने निकाला, तो टोटल कितना है यहाँ पर डिस्टेंस 2r + 2r+5 इज इक्वल्स टू 310। तो यहाँ से क्या होगा, हमें वैल्यू ऑफ r मिल जाएगी जो कि होगी स्पीड। तो ये हो जाएगा 2r + 2r + 10 इज इक्वल्स टू 310। ये हो जाएगा 4r और ये हो जाएगा तो आएगा 300। तो r की वैल्यू हो गई हमारी 75। तो हमारी जो एक ट्रेन है उसकी स्पीड हो गई 75 और जो दूसरी ट्रेन है उसकी 5 ज़्यादा है, तो हम उसमें 5 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 80 मीटर पर आवर, ठीक है। तो ये 80 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर है ये, ठीक है गाइस, 80 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये गाइस क्वेश्चन समझ में आएगा ये वाला। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, यहाँ पर है 2 poles स्टैंड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रोड विच इज़ 10 मीटर वाइड। अब इसको भी समझेंगे। समझिए कि 2 पोल्स हैं, मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कि कोई मान लो नाइट लैंप लगे हैं, कोई 2 डंडे टाइप के हैं, तो वो इस तरह से हैं। एक रोड है, रोड के एक तरफ है और दूसरा दूसरी तरफ है, और उन दोनों डंडों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 मीटर। मतलब एक शुरू में ही लगा है और 10 मीटर चलने के बाद फिर एक और पोल लगा है। उन दोनों की हाइट क्या है, एक की 7 है, एक की 9 है। तो उनके जो ऊपर का टॉप है उनकी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। देखते हैं हम कैसे कर पाते हैं।
तो ये एक तरह से हमारा डायग्राम है। मान लीजिए एक रोड है ये, ठीक है। तो ये जो पोल है वो 7 मीटर इधर खड़ा है, फिर आप समझ लो यहाँ से चलना चालू है तो यहाँ तक आप पहुँचे, तो यहाँ पर आपको दूसरा पोल मिला जो कि है 9 मीटर लंबा, ठीक है। तो ये अब आपको निकालना क्या है, इन दोनों की जो टॉप है मतलब ऊपर का जो पार्ट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है जो कि हमने x मानी है इधर, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे ज़रा देखिए। तो इसमें हमारा बेसिकली जो लगता है वो होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि ये एक तरह से रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये जो डिस्टेंस 10 है तो इसकी ये भी 10 हो जाएगी, ठीक है, ये वाली। और ये वाला जो इतना पोर्शन अगर हम सिमिलर देखें तो ये भी 7 है, और ये था टोटल 9, तो ये हो गया 7 और ऊपर वाला बचा 2, तो इतना हो गया 7 और ये हो गया 2, तो टोटल हो गया 9। हमने इसको इस तरह से डिवाइड कर लिया और इसको हमने मान लिया x, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, जिसको क्या होता है कि ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाले का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी के जो दो साइड्स बची हैं उनकी जो डिजिट है उनका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना आती होगी, क्योंकि हम ये बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो ये जगह एक्स स्क्वायर, ये हो गया 4 प्लस 100, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 104। तो एक्स से जब रूट हटेगा तो उसके ऊपर रूट आएगा 104। तो एक तरह से हम इसको फैक्टर्स निकालने, तो हमने इस तरह से इसके फैक्टर्स निकाल लिया। आप देख सकते हैं एलसीएम लेके। तो क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। तो अब हम दो के पेयर्स बाहर निकाल लेंगे, तो एक पेयर आ गया 2 और ये जो आ गया √26। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करके पॉइंट्स में भी आंसर निकाल सकते हैं, जिसमें √2 और √13 की वैल्यू आप निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो यहीं तक भी आपका आंसर सही है। तो इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है वो आएगी 2√26 मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइज। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन गाइज फ्रीक्वेंटली आता है और अभी भी आता है, तो ये वाला क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा। क्वेश्चन है कि विजय है वो ओल्डर है देन सिस्टर सीमा बाय 12 ईयर्स, मतलब सीमा छोटी है और विजय है वो 12 साल बड़ा है सीमा से। 4 साल पहले जो विजय था वो 4 टाइम्स था एज ओल्ड एज सीमा, मतलब विजय की जो एज थी वो 4 गुना थी सीमा के, तो उनकी रिस्पेक्टिव एजेस अपने को निकालनी है। तो हम मानते हैं लेट द एज ऑफ विजय सिस्टर बी एक्स उसकी सिस्टर की एज हम x मान लेते हैं और विजय की एज हम मानेंगे x + 12, क्योंकि वो उससे 12 साल बड़ा है। अब 4 साल पहले इन लोगों की एज क्या होगी, तो 4 साल पहले 4 हम माइनस कर देंगे एज में, क्योंकि हम 4 साल कम थे पहले। तो उसकी सिस्टर की एज थी x - 4 और विजय की एज हो जाएगी x + 12 - 4 विच इज़ 8 x + 8 ईयर्स। अब जो सिचुएशन दी है उसके हिसाब से हम इक्वेशन बना देंगे। उसमें सिचुएशन दी थी विजय एज इज़ 4 टाइम्स ऑफ सीमा's एज, तो उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो विजय की एज क्या थी पहले, x + 8 इज इक्वल्स टू 4 ऑफ x - 4। जैसा हम इक्वेशन में स्टेटमेंट दिया है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है, हम बस वैसे ही उसको पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x + 8 इज इक्वल्स टू, अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4x - 16, तो ये हो जाएगा x + 16 इज इक्वल्स टू 3x। x की वैल्यू आ गई हमारी 8। अभी हमारी x की वैल्यू आई है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने किसकी मानी थी, उसकी सिस्टर की। तो उसकी सिस्टर की एज कितनी है 8, और विजय की एज क्या है उसके 12 प्लस करके, जो उसकी सिस्टर की एज है उसके 12 प्लस करके, तो 8 + 12 हो जाएगा 20। तो ये दोनों की एज हमारी निकल आई। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है गाइज, इसको आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, और एक बार और देखिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो गाइज दिस वाज द सेशन। आई होप आपको ये सारे पेपर्स बहुत हेल्प करेंगे एंड कंग्रेचुलेशंस, हमने पूरे पेपर्स कंप्लीट कर लिए 9 ईयर्स के। एंड प्लीज़ अगर आपने नहीं देखे हो तो देखिएगा ना। अगर आपको BLED की बुक्स चाहिए दैन BLEDnotes@gmail.com पर आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, या फिर आप जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको आप तक आपकी बुक्स बाय कोरियर पहुंचा दूंगी। फर्स्ट ईयर की इंग्लिश मीडियम की बुक्स, सेकेंड ईयर की भी अवेलेबल हो गई हैं 2 बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में, और हिंदी की बुक्स अवेलेबल हैं सारी, और ऑप्शनल भी अवेलेबल हैं हिंदी, और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं ये सारी बुक्स अवेलेबल हो चुकी हैं, एंड ये दोनों सेकेंड ईयर की अवेलेबल हो गई हैं प्रिंटेड फॉर्मेट में।
तो और अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप bned.in पर विज़िट करें। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा लेक्चर। लाइक करें, शेयर एंड डू सब्सक्राइब। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ बेल बटन ज़रूर दबा दें और सब्सक्राइब भी कर लें सो दैट आपको सारे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।